दिन की लेंगे हम तो, ऐसा सोच रहे हैं ना। कब लें बताओ? रहने दो सर, आप मत लेना। जब तुम कहोगे तब सर नेक्स्ट लेंगे। ईयर ले लेना ना, जब और तुम हमें भी कहोगे बुला तब लेना। तब करा देते हैं भाई की शादी। ठीक है। फिर आपके भाई की तो शादी ऑलरेडी हो गई है। ना ना, नहीं हुई मेरे भाई की, किसने कहा? सर आपकी प्लानिंग क्या है? अपने तो बहुत टाइम है अभी, हॉलीडेज के लिए करा दो। ऐसा थोड़ी होगा, तुम्हारी क्लास तो लगेगी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, एबल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रल फोर्स एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में आज बात करेंगे। समझ में नहीं आया, दोबारा दोबारा। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होती है। हाँ रिकॉल तो कराएंगे। जैसे कब बोलो, क्या दिक्कत है बच्चे बताओ। स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज क्या होता है? क्या लगता है तुम्हें क्या होता होगा? सर मैंने तो बोला यूनिवर्स एक्सपेंशन, पर मैम ने ऐसे मीम मार दी मुंह पे एक। क्या मार दिया? मीम, मैम ने मीम बोल दी सामने से। क्या सर मैं बोला सच में मैम ने? सोचने लग गया था। बोलते सूर्यवंशम में उस मेन हीरो की सक्सेस एक गाने में होगी थी, लाइट से भी तेज। वैसे अभी कुछ डिस्कवरीज भी हो रही हैं, नेट पे सर्च करना। ये तो चलो एग्जाम्पल में था, है ना। स्पीड ऑफ डार्क, डार्क इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वो भी तो सर लाइट की ही बात है ना। समझ रहे हो? यस सर। तो तुम आंसर यही देने वाले थे, सूर्यवंशम। सर मैंने तो कहा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। मैडम ने कहा सूर्यवंशम। मैडम सही है, तू गलत है भाई। मैं तो गलत हूँ। ठीक है, बाकी ये सर बस यही नई चीज सीखी थी उस दिन हमने। अच्छा। ये चीज सही नहीं सीखी, सही बात है भाई। अच्छा, वैसे अब रिसर्च हो भी रही है इसके ऊपर, सर्च करना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी तुम्हें। हम रामायण का उत्तर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज कुछ होता है क्या? सर जो रावण का वो था पुष्पक गति से विमान। तेज होती है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति से भी तेज होती है मन की गति। मन की गति से भी तेज होती है आत्मा की गति। समझते हो? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस शायद OBE। स्पीड ऑफ तेज से, ऐसे हम रामायण में पढ़ते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कौन होती है सर? मन की गति। कैसे सर, कैसे बता पाओगे? लाइट को तो फिर भी टाइम लगेगा। तुम अभी सोच लो, लंदन में हूँ, बैठा हूं मैं, क्या टाइम लगा तुम्हें? ये होती है मन की गति। एक मिनट में यहाँ, एक पल में यहाँ, दूसरे पल में वहां, है ना। हाँ, पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, है ना। पढ़ा हुआ है तुमने। मैं सोच लू मेरा जेई क्लियर, मैं IIT कानपुर में बैठा हूँ, मैं IIT बॉम्बे में बैठा हूँ, अच्छी ये सर। मन की गति है। स्पीड ऑफ लाइट पहुंचने में फिर भी टाइम लगाएगी भाई साहब। क्वांटम, इतने भारी भारी वर्ड मत फेंको मेरे जैसे गरीबों पे। क्वांटम एंटेंगलमेंट मैंने ना सर ये उस पे देखा था, मतलब नेट पे ही। क्या होता है? क्वांटम एंटेंगलमेंट जुड़वा होते तो हैं ना, तो जुड़वा, हाँ बस वही। ऐसा समझ लो। हाँ, तो उनकी स्पीड तो होती नहीं होगी क्योंकि सेम ही है। अलग चीजें हैं, बहुत भारी भारी चीजें हैं बच्चे की। 10 करोड़ पर सेकेंड। कुछ भी हो सकती है। मन की गति तो बहुत होती है भाई, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जो नाप सके मन की गति को। आइए तो हम बात करते हैं मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा जिसको जो पता होगा वो ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो रिकॉल भी हो जाएगा। बताइए फिर, मास का डिफेक्ट या मास, मास क्या होता है मैम? सबने पता ही होगा शायद, राइट? सबको ही पता होगा ये तो। यस यस सर। क्या होता है मास? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ये होता है सर मास। ठीक है। और मास डिफेक्ट क्या होता है, अगर मैं बेसिकली अब बात करूं एटम्स और न्यूक्लियाई के केस में, व्हाट इज मास डिफेक्ट? amount of mass which disappeared, mass defect. क्या 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 क्या? अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मास Disappeared, mass defect. डिसअपियर्ड। कहाँ से कैसे डिसअपियर हुआ मतलब? सही बोल रहे हो? सही। सर सर जब न्यूक्लियॉन्स जब सेपरेट थे ना, तो जितना मास था, जब हमने उसको एक न्यूक्लियस में पैक किया तो वो न्यूक्लियस में कम मास हो गया, बस इट इज मास डिफेक्ट। हाँ, मतलब ये एक न्यूक्लियस है सर, वेरी गुड। एक न्यूक्लियस है, उससे वो किससे मिलकर बना होता है सर? न्यूक्लियॉन से।
किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियॉन से। तो न्यूक्लियॉन्स का जितना मास है वही किसका होना चाहिए सर? न्यूक्लियस का। भाई न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर सपोज कर लो 4 न्यूक्लियॉन है। कितने? ये 4 न्यूक्लियॉन से मिलकर बना हुआ है। हर एक न्यूक्लियॉन का मास मान लो फॉर एग्जांपल कितना है? x। तो 4 न्यूक्लियॉन्स का कितना होगा मास? 4x। तो इस 4x न्यूक्लियस का भी मास कितना होना चाहिए था? 4x। बट ऐसा होता नहीं, इसका निकल रहा मान लो 3.8x। तो वो जो 0.2x जो मास है वो क्या होगा? मास का डिफेक्ट। समझ में आ रही हो क्या बात? एक मास Yes. एक मास डिफेक्ट होता है जो हमें दिख जाता है। न्यूक्लियस के केस में बात नहीं कर रहे हो उसकी, वैसे जनरल फॉर्म में बात कर रहा हूँ। एक मास डिफेक्ट हमें दिख जाता है। फॉर एग्जांपल तुम हलवाई के पास गए हो, उसको कहते हो भाई गुलाब जामुन पैक कर दे, कितने किलो? वो पूछेगा, कहोगे भाई 1 किलो पैक कर दो। कितने किलो? 1 किलो। उसने पैक करके दे दिया, तुमने बाद में गुलाब जामुन को अलग से तोला, तुम्हें निकले कितने केजी के सर? वो मान लो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मान लो कितना निकला? 900 ग्राम। ग्राम। पर ये तो कम निकला सर। कैसे सर? क्योंकि वो 10 ग्राम का क्या हो गया? डब्बा है ना, बॉक्स। 10 ग्राम का क्या हो गया सर? वो बॉक्स जिसमें 2 वो ग्राम का होगा। पैक हुए हैं, इसमें जिसमें वो पैक हुए हैं सर, वो बॉक्स। सर 10 ग्राम सर का तो 90 ग्राम कहाँ पे गए? ओ सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी बच्चों, 990 बोल रहा था मैं, है ना? ठीक है, 990 ग्राम का ये, तो 10 ग्राम का क्या हो गया सर? वो बॉक्स हो गया। अच्छा, अब मैं इसको अलग से पैक करके, ये भी मास का डिफेक्ट है या नहीं है एक किस्म से? यस सर सर। है। यस सर। लेकिन ये मास का डिफेक्ट तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, किस वजह से आया है सर? डब्बे के वजह से। लेकिन सपोज करो वो डब्बा भी अगर गुलाब जामुन का ही बना होता या रसगुल्ले का ही बना होता, ठीक है, तब तो टोटल जितना 1 किलो का तो 1 किलो ही लगता ना, तब तो मास में कुछ चेंज नहीं आता होता, क्योंकि टोटल गुलाब जामुन का जितना या रसगुल्ले का जितना मास है ना, उतना ही रहता हमेशा। ऐसा ही न्यूक्लियस के केस में, तब तो मेरे को मास डिफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। न्यूक्लियस बना भी किससे हुआ है? न्यूक्लियन से मिलकर बना हुआ। बस वो न्यूक्लियन आपस में क्या है? पैक्ड है सर। आपस में क्या है? पैक्ड है। तो सर जो न्यूक्लियंस का अलग से मास है वो भी 4x है, तो न्यूक्लियस जब बन जाए तब भी उनका मास कितना रहना चाहिए था? 4x। बट ऐसा रहा नहीं सर। ऐसा इसमें तो कोई डब्बा भी नहीं आया सर कि हमने न्यूक्लियंस को एक डब्बे में पैक किया, वो डब्बे का मास हो जाता तो मैं बोल देता ये मास डिफेक्ट किसकी वजह से आया? डब्बे की वजह से आया। बट यहाँ पर तो डब्बे का केस ही नहीं है, तो सर ये मास डिफेक्ट तो फिर भी आया, पर ये मास डिफेक्ट फिर किसकी वजह से आया? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस की वजह से ऐसा क्या हो गया? तो एनर्जी लॉस हो गई। एनर्जी लॉस हो गई। कौन सी एनर्जी लॉस हो गई? बाइंडिंग एनर्जी। कैसे? मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा और। सही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये 4x की एनर्जी थी, 4x का जो मास था ये होना 4x का चाहिए था, ये 3.8 रहा। ये 3.8 में मास अब क्या रह गया? कुछ 0.2 कम हुआ। 0.2 ये जो कम हुआ इसी को बोल दिया मास का डिफेक्ट, कि मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोला सर? ये मास का डिफेक्ट क्या है बच्चों जो तुमने बताया? मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस। और वो कितना लेस है उसी को बोल दूंगा मास का डिफेक्ट। इसी डिफरेंस को बोल दूंगा मास डिफेक्ट। पर ये मास कहाँ गया? कहाँ गया? एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गया। लॉस हो गया, पक्की बात? यस सर। यस। लॉस हो गया सारा का सारा। मास डिफेक्ट वाला। लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को पैक किया तो एनर्जी लूज होगी ना। यूज हो गई ना, तो लॉस हुआ। एनर्जी की फॉर्म में तुमने कहा, ऐसे बोलो कन्वर्ट हो गया। लॉस ना बोलो इसको, क्या बोलो? कन्वर्ट हो गया एनर्जी की फॉर्म में, है ना? और वो एनर्जी किस लिए चाहिए थी हमें? इनको पैक करने के लिए। पैक करने के लिए, इनको पैक करने के लिए। सर वो जो भगवान ने इनको पैक किया, हलवाई ने, भगवान ही है ना वो हलवाई, है ना? तो उसको जब पैक करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए थी,
तो वो क्या कहते हैं, हम आपस में, हम तो बढ़िया व्यापारी थे तो अलग से तो ले ही नहीं एनर्जी के पैसे, तो उन्होंने कहा इसी मास को चेंज कर दो किसमें, एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या हुआ, Yes, ध्यान से सुनना सर। एक्चुअल में मास था 4x, लेकिन जब इनको न्यूक्लियस की फॉर्म में देखा तो न्यूक्लियस से जब मास देखा वो 0.2 कम आया। तो इसका मतलब ये 0.2 मार्क्स की जो ये है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और ये एनर्जी किस में यूज हो गई, इनको आपस में क्या करने के लिए, और बाइंड करने के लिए जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स को आपस में पैक करने के लिए, जब पास में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पास में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि एक न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स को लेके आने के लिए, यहां से न्यूक्लियन उठाया, यहां से न्यूक्लियन उठाया, यहां से न्यूक्लियन उठाया, इनको पैक करा, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। या ऐसा भी तो बोल सकता हूं, इनको तोड़ने के लिए, एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, यानी उन न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो भी कौन सी एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी। जिस एनर्जी से वो बाइंड हो रहे हैं उसी एनर्जी से उनको क्या होगा, सेपरेशन भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको जोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए तो तोड़ने के लिए भी सर उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर तुम्हें बोले कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कौन सी एनर्जी होगी सर, बाइंडिंग। क्लियर है सबको, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी मास जो है ये कैसे चेंज हुआ आइंस्टाइन की इक्वेशन से, वो अभी हम पढ़ेंगे, यहां तक ठीक है। मास डिफेक्ट पढ़ो, atomic mass is always less than the sum of masses of constituent particles। जो टोटल मास का डिफरेंस किससे, न्यूक्लियस के मास से, उसी को क्या बोलेंगे, मास का डिफेक्ट। मतलब सर, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है सर, ज्यादा है किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ तो न्यूक्लियस। मास का डिफेक्ट कैसे निकाल लूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को माइनस कर दो। हाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस, इसमें से इसको माइनस कर दिया, राइट, यही थी है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें आती है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर। तो मास ऑफ न्यूक्लियंस क्या है सर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास मान लो mp, और न्यूट्रॉन का मास मान लो m n। क्लियर है क्या, यस सर। प्रोटॉन का mp और न्यूट्रॉन का क्या मान लो एन। mn, माइनस कर दो मास ऑफ न्यूक्लियस। बट सर न्यूक्लियस का मास तो माइनस कर दोगे, लेकिन एक ही प्रोटॉन होगा क्या हर एटम में, नो सर। कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एक प्रोटॉन का मास m, तो z प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, zmp, तो zmp। ऐसे ही न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालूंगा, a माइनस z एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा मेरा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा, डेल्टा m मास ऑफ इफेक्ट। क्लियर है क्या सबको, को डाउट है तो पूछ लो अभी, चले आगे। हाँ जी सर। अब जो बाइंडिंग एनर्जी आई है सर, वो इसी मास के कारण आई है ना। तो वैसे एनर्जी का मास के साथ रिलेशन होता है इज इक्वल टू m सी स्क्वायर। अगर 1 यूनिट का मास है तो 1c², 2 का है तो 2c², 3 है तो 3c²। अब डेल्टा m है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी। तो ये एनर्जी मास डिफेक्ट के कारण है, तो यही कौन सी एनर्जी होगी, क्लियर है क्या। हाँ चले जी। आगे। तो बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से डिवाइड किया, ये भी मैं आऊंगा इसके ऊपर लास्ट में। इसके अंदर देखो बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से डिवाइड किया, तो देखो द फर्स्ट क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द न्यूक्लियस। कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को लाकर रखने के लिए, यानी उनको बाइंड रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। या एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या तो न्यूक्लियस को पास रखने के लिए या न्यूक्लियस को दूर फेंकने के लिए, दोनों केस में जो एनर्जी चाहिए होगी उनको क्या बोलूंगा, बाइंडिंग एनर्जी।
समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जितनी उनको बाइंड करने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको तोड़ने के लिए भी तो सर उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। तो चाहे तुम बाइंडिंग की बात कर लो, चाहे तुम तोड़ने की बात कर लो, बात क्या है सर? सेम। क्लियर है सबको? और इसका फॉर्मूला डेल्टा एम स्क्वायर अभी पढ़ा है, राइट? क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैडम ने एक क्वेश्चन पे बात छोड़ी थी सर, क्या क्वेश्चन था वो तुमसे? स्पीड ऑफ लाइट से कहते हैं। अरे सूर्यवंशम के फैन, ये वाली नहीं सर और- ये बाइंडिंग एनर्जी जो स्टेबिलिटी को मेजर नहीं करती। वेरी गुड सोनाक्षी। बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा चीज नहीं है, मतलब गुड मेजर नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड मेजर टू मेजर द स्टेबिलिटी। अगर मेरे को किसी एटम की स्टेबिलिटी बतानी है तो वो बाइंडिंग एनर्जी अच्छा नहीं बता पाएगी। कैसे सर? मुझको तो ऐसा लगता बता पाएगी। देखो सर, बाइंडिंग एनर्जी मतलब सर दो या कुछ भी न्यूक्लियस को आपस में बाइंड रखता है, जो वो एनर्जी कौन सी है सर? बाइंडिंग एनर्जी। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा अभी, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? ठीक है, तो सर बाइंड रखेगा, जो ज्यादा बाइंड होगा उसको एनर्जी तोड़ने के लिए भी कितनी चाहिए होगी, ज्यादा या कम? उसको तोड़ने उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, वो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? यस होगा। सर। वैसी बात है सर, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगेगी। चाहिए ज्यादा, है ना? तो ऐसा तो होना चाहिए था, ऑब्वियस ही बात है। फॉर एग्जांपल सर, एक एक्स है और एक वाई है एटम, इसके जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मान लो कितनी है? 60। कितनी है? 60 या 80 मान लो, 80। इसकी है 120। ठीक है, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 120। 120, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? बाइंडिंग ज्यादा है। तो फिर वो बात जो मैडम ने बोली थी वो तो बिल्कुल सही थी, पर अभी तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर, अभी तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 80 क्या है सर, और वो 120 है। 120 के लिए एनर्जी क्या है? ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो अच्छे से बाइंड है, जो अच्छे से बाइंड है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। ज्यादा। तो भाई, बट यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू आता है। देखो यहाँ पर कि सर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4। इसकी कितने हैं? 6। अब बाइंडिंग एनर्जी को दूसरी डेफिनेशन समझो। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए न्यूक्लियस से जो एनर्जी चाहिए थी वो क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें एक्स ने कितने, एक्स के अंदर अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कितने न्यूक्लियॉन्स को अलग किया है? 4। एक को निकाला, दूसरे को निकाला, तीसरे को निकाला, चौथे को निकाला। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई टोटल वो कितनी आई? 80। वाई के लिए कितनी निकाली सर? पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5वें को, फिर 6ठे को, फिर टोटल एनर्जी देखी कितनी निकली? कितनी? कितने आया आंसर? 120। मान लो इतना आया, निकली का मतलब इतना आंसर आया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर मैं कोई न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हो, न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियॉन्स हो 15, उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम? ज्यादा लगेगी। ऐसे ही जिसके अंदर 20 मास नंबर हो जिसका, उसके लिए और ज्यादा लगेगी। जिसका 50 हो उसके लिए और ज्यादा लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। बात है, ये तो ऑब्वियस है ना। जिसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा उसको ज्यादा चाहिए एनर्जी तो अलग अलग करने के लिए, क्योंकि उनके नंबर ही क्या है सर? ज्यादा है। ज्यादा। तो बट मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा, ये तो ऑब्वियस है। मैं कैसे, अगर मैं तो आंखें बंद करके बोल दूंगा एक के अंदर 20 न्यूक्लियन है, एक के अंदर 40 न्यूक्लियन है ना? एक के अंदर क्या है सर? 20 न्यूक्लियन है, एक के अंदर कितने हैं? 40 न्यूक्लियन है। तो किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी? बाइंडिंग एनर्जी 40 वाली। तो ये तो कुछ बात नहीं हुई। अब तो हमेशा ऐसा हो जाएगा कि जो कम न्यूक्लियन वाले होंगे उनकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? इसका मतलब कम। लेकिन हमें पता है कम न्यूक्लियन वाले भी ज्यादा स्टेबल है। हीलियम भी अच्छा खासा स्टेबल रहता है, आयरन भी अच्छा खासा। इसके अकॉर्डिंग तो ये जो यूरेनियम होता था, हालांकि हीलियम बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, हाइड्रोजन के मुकाबले तो है। ऐसे ही मैं बता दूं यूरेनियम, उसके तो न्यूक्लियन सब बहुत ज्यादा है सर, लेकिन वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है सर। वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन ज्यादा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर चाहिए, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ न्यूक्लियन से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो
नहीं सर, अभी पूरी बात समझ आए। तो सर ये तो स्टेबल तरीका नहीं है किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो तुमने एक पेपर है, तुमने वो 5 बार दिया, कितनी बार दिया, या तुम ऐसे समझो 5 पेपर है। अब इस मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो तभी वैलिड है जब सारे पेपर का मार्क्स सेम है, सब सारे पेपर का मार्क्स सेम है। तो मैंने 5 पेपर दिए, हर एक में मैंने कितना स्कोर किया, 70। कितना स्कोर किया, 70। तुम्हारे किसी दोस्त ने कितने पेपर दिए सर, 6, और हर एक में कितना स्कोर किया, 60। कितना स्कोर किया, 60। अब कोई तुमसे पूछे बताओ किसने ज्यादा स्कोर किया, तो इसका टोटल स्कोर निकालोगे तो आएगा 360, इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 350। तो क्या ये सही तरीका हुआ कि मैं बोलूं बी ने ज्यादा स्कोर किया, नहीं ना। एवरेज अगर मार्क्स मैं बोलूं एक सब्जेक्ट के कितने हैं तो कैसे निकालना पड़ेगा सर, इसके लिए एवरेज तरीका सही है ना। एवरेज मतलब 70 का एक सब्जेक्ट के लिए बात कर लूं तो 70 को किससे डिवाइड, 50 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 5। ऐसे 360 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 6 से। आंसर क्या आया, 60। इसका क्या आया, 70। अब पक्का पता है कि किसने ज्यादा स्कोर किया है, ए वाले, है ना। तो ये सही क्राइटेरिया हुआ ना। सही क्राइटेरिया किसी चीज को कंपेयर करने का तब होगा जब दोनों बराबरी पर हो, दोनों क्या हो, बराबरी पर। अभी मैंने बोला ये फॉर्मूला तब वैलिड है, ये चीज तब वैलिड है, अरे ओ ये तो मैंने कंडीशन भी तो लिखी है सर। जब क्या है, ये तभी वैलिड है जब सब में मार्क्स क्या हो, इक्वल हो सभी पेपर के। अभी की बात है, ऐसे तो हो नहीं सकता ना सब में मार्क्स इक्वल हो। तो याद रखना इस बात को, इस जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब तरीका सही था या पहले वाला तरीका सही था, पहले वाले तरीके में तो सर बी वाला जीत गया सर, लेकिन उसके मार्क्स सारे सब्जेक्ट में कम आए हैं मेरे से, हर सब्जेक्ट में 10 नंबर कम लेके बैठा है ना, हर सब्जेक्ट में 10 नंबर क्या लेके बैठा है, कम, और फिर लास्ट में जीत रहा है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो कंपेयर हमेशा बराबरी वालों को करेंगे सर, हमेशा बराबरी वालों को करेंगे। तो सर यहाँ पर भी वही चीज है सर, यहाँ पर एक के तो 6 न्यूक्लियंस है, एक के 4 न्यूक्लियंस है। 6 न्यूक्लियन को लगाने के लिए पक्की बात है एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो मैं इसके अंदर भी 6 न्यूक्लियंस नहीं देखूंगा, 4 न्यूक्लियंस नहीं देखूंगा, सबके कितने न्यूक्लियन देखूंगा, सिर्फ एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियन से सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या बोल दूं उसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन के लिए चेक करते हैं सर, आओ। एक्स के पास कितनी थी सर, 80 एनर्जी टोटल, लेकिन इसके न्यूक्लियंस कितने थे, 4। वाई के पास एनर्जी कितनी थी, 120 चाहिए थी, और इसकी न्यूक्लियंस कितने थे, 6। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 80 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, 20। क्लियर है क्या। अच्छा, ऐसे ही 120 को 4 से डिवाइड करो, 120 को 6 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, कर दिया। तो दोनों की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आई, सेम। यानी दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, सेम है। समझ में आ रहा है क्या, दोनों की स्टेबिलिटी सही है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले तरीके से देखता तो स्टेबल कौन दिखता मेरे को, 120 वाला। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड मेजर, बट गुड मेजर कौन है जिसको अच्छे से बता सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर। क्लियर है क्या। ऐसे ही मैं इसको 80 की जगह क्या, 4 की जगह क्या कर देता, सपोज कर रहा हूँ 8 कर देता, तो क्या आती बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 10। और इसकी क्या आती, इसकी तो वही है सर, 20। तो अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अब पक्की बात है कौन स्टेबल होगा ज्यादा, 120 वाला, 120 वाला, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उसके 8 हैं, इसके कितने 6। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस किसकी ज्यादा आई है, 120 वाले की, वाई वाले की। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। बाइंडिंग एनर्जी की जगह अब यहाँ पर ज्यादातर कौन से वर्ड यूज होंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या यूज करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या तुम्हें, यस सर। डाउट यहाँ तक, चले आगे। यस सर। यस तो यस अब अगर मेरे को बताना है किसी एटम की एनर्जी ज्यादा है या किसकी एटम की एनर्जी क्या है, कम, तो मैं कौन सी टर्म यूज करूं, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यही किया गया बच्चे, तो हमें पता चला
ये कर्व हमारे सामने है, तुमको ये कर्व बनानी आनी चाहिए। एटम्स याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन कर्व याद रहनी चाहिए सबकी। एटम्स याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कर्व में हमें पता लगा सर, देखो ध्यान से, सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक्स एक्सिस पे कौन है? मास, आयरन। मास नंबर, कि जैसे जैसे उनका ए की वैल्यू बढ़ रही है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियंस, बस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, या ऐसा बोल दो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिनका ज्यादा मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है पर न्यूक्लियन? आयरन की। आयरन। आयरन। तो आयरन के बाद भी कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जिनकी लगभग लगभग सही रहती है, तो वो बीच वाला रीजन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल का होता है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है? आयरन की आइसोटोप। आयरन। लेकिन कई कई बुकों में तुम्हें देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 40 से लेकर 180, इनका रीजन तो है बहुत ग्रेटर स्टेबिलिटी। उसके बाद स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन फिर भी चार्म चल जाता है। लेकिन 220 के बाद तो स्टेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये डाटा तुम्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखेगा, तो तुम्हें ये पूरा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी याद रख सकते हो। कई बार यहाँ पे 40 की जगह तुम्हें 30 लिखा हुआ मिल जाएगा, 180 की जगह 200 लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम एवरेज वैल्यू याद रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ तक। Yes, sir. तो बी, अब इसको याद कैसे रखेंगे सर? देखो इसके अकॉर्डिंग 40 से 180 वाले ज्यादा स्टेबल है ना, जिनका मास नंबर क्या है 40 से लेकर 180। तो 40 से पहले वाले भी क्या होंगे? कम स्टेबल, और 180 के बाद वाले भी क्या होंगे? कम स्टेबल। कम स्टेबल। तो 40 आयरन से थोड़ा सा पहले मान के चलो, 180 तो बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में बात चलो। इसका मतलब सर जिनका मास नंबर बीच बीच में है ना वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जिनका मास नंबर बहुत कम है 30, 28, 26, 24, 25, 2, 1, ये ज्यादा, इनका मास नंबर बहुत कम है सर। तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या है सर? बहुत कम। 180 के बाद या 220 के बाद मास नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मास नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब भी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। हो जाती है। तो बीच का जो रीजन रहता है ये याद रखना तुमने, कि बीच वाले रीजन वाले जो लगभग 30 से लेकर या 35 से लेकर 180, 200 तक, ये जो बीच वाला रीजन होता है, इनका मास नंबर नॉर्मल है, मिड रेंज का है, और इनकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? अभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये तो है वैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। लेकिन तुम देखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी ज्यादा क्यों है, इनकी कम क्यों है, वो किस वजह से है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि आज तो नंबर आएगा नहीं। बट मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है आज। देखो होता क्या एक्चुअल में, वैसे मैं कल बताऊंगा B1 बैच में भी। ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर दो चीजें का इफेक्ट होता है। एक एटम की बात करूं तो एक तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स किसकी बात होती है? एक तो न्यूक्लियर फोर्स। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसकी बात होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? शॉर्ट रेंज। थोड़े से ही गैप, थोड़े से ही रेंज होती है उसकी, बहुत कम रेंज, मतलब न्यूक्लियस की जितनी रेंज होती है ना लगभग उतनी। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर बहुत, जब उसका मास नंबर बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी क्या हो जाते हैं सर? बढ़ जाते हैं। नोट करो, मैंने इस न्यूक्लियन को हटाना है, ऐसे इस न्यूक्लियस में भी मैंने इस न्यूक्लियन को बाहर निकालना है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए। तो पहले मान लो मैंने एक न्यूक्लियन ये है मेरा, ठीक है, इसमें ये एक न्यूक्लियन ये है, तो इसको एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऐसे ही इसको लिए भी जो एनर्जी होगी उसको भी क्या बोलूंगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर होता क्या है, एक्स वाले के आसपास भी कुछ न्यूक्लियन होंगे, मतलब न्यूट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। प्रोटॉन। ऐसे इसके अराउंड भी न्यूट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। अभी ये 3 है और यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं सपोज करो, तो किसको निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी? 6 वाले। इसके आसपास कौन है? 6 न्यूक्लियन है, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी? ज्यादा। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी सर? ज्यादा। ऐसी मैं 7 की बात करूं, 8 की बात करूं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा,
मान लो यहाँ पर कोई और एलिमेंट आ गया Z और E, मान लो कोई एलिमेंट, यहाँ पर भी वो न्यूक्लियन है जिसको मैंने निकालना है बीच में आसपास कहीं। इसके आसपास अब क्या है बच्चे, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, ये एक लेयर, ऐसे ये दूसरी लेयर, ऐसे ये, ऐसे इसके आसपास है, देखना इसके आसपास कितनी लेयर बन रही है ऐसी ऐसी, मान लो 3, कितनी, 3 3 ये तीसरी लेयर। अब ए और एक्स और वाई में तो मैं साफ बता दिया कौन ज्यादा है स्टेबल, एक्स, लेकिन वाई और जेड में मेरे को लगता कौन है स्टेबल ज्यादा, जेड और ई में, जेड और ई में ई ज्यादा स्टेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ज्यादा बंदे दिख रहे हैं मुझे, है ना, लेयर उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है बच्चे, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि अगर ये न्यूक्लियन को तुमने निकालना है तो इसको रोकेगा कौन तुम्हें, सिर्फ इसके पास वाले, सिर्फ इसके पास वाले। अगर सेकंड लेयर पे पहुंच जाऊंगा तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल, नहीं करेगा। ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। तो इसमें भी पहली लेयर उतनी ही बड़ी है जितनी यहाँ, दूसरी लेयर भी लगभग लगभग सेम है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा चेंज नहीं होगी। कब? जब Z से E की तरफ जाऊंगा, क्योंकि नई लेयर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें ज्यादा स्टेबल X क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो, ये वाली लेयर भी पास पास वाली है जो येलो के साथ टच में है, ये वाली लेयर भी किसके साथ टच में है, डायरेक्टली येलो के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या ये दूसरी लेयर येलो के साथ टच में है, ना सर, इसमें दूसरी और तीसरी लेयर टच है, तो अब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज है। तो वो ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, जो क्या हो सर, डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट, और इनको अच्छे से बोलते हैं नियरेस्ट नेबर, क्या बोलते हैं इसको, नियरेस्ट। तो जो पास पास होंगे ना सिर्फ वही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, जो ज्यादा दूर होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। तो यहाँ पर अब ज्यादा इफेक्ट किसका होगा सर, अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करती है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन अगर इसका इफेक्ट ज्यादा अब नहीं आ रहा तो इफेक्ट ज्यादा किसका आएगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से क्या जाना चाहते हैं, दूर दूर जाना चाहते हैं। तो अब इनको, अब इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन मतलब ये दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से, इनको टूटना चाहेंगे, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा चेंज नहीं होगी। कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा सर यहाँ पर Z और E में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी दोनों की लगभग लगभग क्या रहेगी, इसीलिए तुम बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखो, यहाँ पर लगभग लगभग क्या हो रहा है, सेम। जब ज्यादा M की वैल्यू, A की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो देखो लगभग लगभग क्या हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट करवा रही है, लगभग थोड़ी सी तो कम हो रही है लेकिन लगभग लगभग क्या है सर, कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे नियरेस्ट नेबर का काम है, तो देखो एकदम से बढ़ रही है फिर घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, यहाँ पर दिख रहा है क्या, यस सर। जी तो सर। यहाँ पर Yes, ये sir. वैल्यू। तो इस वजह से ये कर्व आती है। ये बात कल भी, अब कल, आज तुम्हें बता दी, कल B1 वालों को बताएंगे, उनको टाइम नहीं मिला, पर ये कल बताने वाली बात थी ये, बट आज तुमने पढ़ ली, कल थोड़ा सा और समझ लोगे इसको अच्छे से, ठीक है। चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ये तब बताता है जब मैं न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता। ये न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है तुम्हें, ये वाली, ये दिख रही है, यस सर। Yes, sir. लिखा हुआ है ना शॉर्ट रेंज फोर्स। यस तो कल ये बात थी एक्चुअल में, ठीक है। चलो आइए, यहाँ तक हो जाएगा। तो अब क्या है सर, मान लो बीच वाला रीजन है सर ये, अरे वो कर्व कहाँ गई, डिलीट कर दिया मैंने, ये रहा। मान लो जो बीच वाला रीजन है उसकी स्टेबिलिटी क्या है सर, इसकी रीजन की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इससे पहले वाले भी क्या होंगे सर, कम स्टेबल। और इसके बाद वाले भी क्या होंगे सर, तो इससे पहले वाले भी। अब हर बंदा तो क्या चाहता है कि मैं क्या हूं, स्टेबल या स्टेबल ज्यादा स्टेबल। तो सारे स्टेबिलिटी, मतलब जो लेफ्ट वाला रीजन है वो भी मिड रीजन की तरफ जाना चाहेगा एनर्जी की फॉर्म में, उसकी एनर्जी भी वो चाहता है कि मिड रीजन में रहे मेरी भी। और कम स्टेबल वाला भी क्या जाएगा, जो राइट वाला रीजन है वो भी कहाँ जाएगा, मिड रीजन में जाना चाहेगा। और जो लेफ्ट वाला रीजन है वो भी कहाँ जाएगा, मिड रीजन में। मतलब सर जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर बहुत कम है, वो भी क्या चाहते हैं कि हमारी एनर्जी उतनी हो जाए जितनी किनकी है, मिड रीजन वाले एलिमेंट्स की है।
ऐसे ही जो बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स है वो भी क्या चाहेंगे, हमारी एनर्जी उतनी हो जाए जितनी किसकी है, मिड रीजन वाले एलिमेंट, वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो सब क्या चाहते हैं भाई, सारे देख के कहते हैं ना भाई यार इसके बाद तो गाड़ी भी है, सब कुछ बढ़िया आराम से ऐशो आराम से, है ना। तो हम सारे ऐसा बनना चाहते हैं, है ना। तो इनके अंदर भी रहता है कि भाई हमको भी कैसे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई काम ना करे, सिर्फ सैलरी आ जाए महीने की आखिरी में, है ना। बहुत सारों का यही रहता है ना सिस्टम। हाँ, एनिमलस बिहेवियर तो हमेशा रहते ही है ना बच्चे, ठीक है। हाँ, अंबानी, भगवान आपको मेरे से क्या चाहिए, ऐसे बोलता है जो, है ना। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो वो कम स्टेबल वाले भी क्या कहते हैं, मिड रीजन में आना चाहिए, दोनों वाले, राइट वाले भी लेफ्ट वाले भी। लेकिन राइट और लेफ्ट में एक फर्क है, राइट रीजन वालों का मास नंबर क्या है, बहुत कम। कम, ज्यादा। राइट वाले राइट का ज्यादा है। ज्यादा। दोनों के जो लेफ्ट सामने वाले कम में है कम उनकी मास नंबर क्या है, बहुत कम, तो लेफ्ट वालों का मास नंबर कम है। तो अगर उनको मिड तक पहुंचना है तो उनका मास नंबर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो अब मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, वो मत सोचना कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हम कल करने वाले, जेई लेवल वाले, ठीक है। अब सिर्फ इतना दिमाग में लगाना कि मास नंबर बढ़ रहा है या मास नंबर घट रहा है, ठीक है। अब तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोल दिया कि 40 से लेकर 180 वाले बहुत स्टेबल है, तो सारे क्या चाहेंगे, हम इसकी फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है, ये बेचारा के पास मास नंबर है इसका 20 है और इसका क्या है 25। ये बिल्कुल उसी तरह एक सरकार, जो गठबंधन सरकार, पता है ना तुम सबको, गठबंधन सरकार होती है एक। हाँ जी सर। सपोज कर लो 3 पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई, एक को वोट मिला 100, एक को कितना वोट मिला 100 वोट मिला पार्टी 1 को, पार्टी 2 को वोट मिला सर 30, है ना। अच्छा, पार्टी 3 को वोट मिला सर 80, कितना वोट मिल गया 80। तो अब 80 को अन्य बोल दो, अन्य पार्टी होती है ना जो अन्य, ये चलो नहीं भी बोलना तो पार्टी बोल दो, ठीक है। पार्टी 1 जो है वो अकेला जीत रही है, अकेला जीत रही है। पार्टी 2 को गुस्सा आया, भाई मैं मेन पार्टी हूँ, मेरे को कितने वोट दे दिए इन्होंने 30, मैं तो जनता की तबीयत खराब कर दूंगी। कैसे प्यार खराब करेगी, 2 और 3 आपस में गहरे दुश्मन है, लेकिन एक को हराने के लिए क्या कर देंगे सर, वो चाहे दुश्मन नहीं है, चलो गठबंधन। 2 और 3 अगर एक को हराना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में करना पड़ेगा। तो 30 और 80 मिलकर वो क्या पहुंच जाएंगे सर, उनकी स्टेबिलिटी आ जाएगी कितने पर, 110 पर, 110। जीत जाएंगे सर। तो ऐसे ही छोटे एलिमेंट जिनका मास नंबर कम है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उनको भी आपस में क्या होना पड़ेगा, गठबंधन, जुड़ना पड़ेगा, है ना, जुड़ना पड़ेगा। तो वो जोड़ के एक नया एलिमेंट बनेगा जिसका मास नंबर इस रेंज में लाई कर सकता है। लेकिन अगर चाहे लाई ना भी करे तो भी उनके मास नंबर से तो क्या ही होगी, वैल्यू ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है। तो जो छोटे एलिमेंट्स है, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, उनको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको जुड़ना पड़ेगा या नहीं जुड़ना पड़ेगा, यस सर। जुड़ना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन। तो एक्स और वाई फ्यूजन। दोनों क्या थे, लेकिन ये मिलकर एक जेड बना देते जिसका मास नंबर क्या होगा 45। तो ये देखो ये क्या होगा सर, स्टेबल। इस रेंज में आ रहा है। जरूरी भी नहीं है इस रेंज में आए, लेकिन पहले वालों से ज्यादा है तो भी दिक्कत नहीं है। तो स्टेबल है सर, स्टेबल। अभी इसको आंसर हम कर्व को देख के देंगे जब कल की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझो। तो 2 एलिमेंट जब कंबाइंड हो रहे हैं, लाइटर एलिमेंट जब कंबाइंड हो रहे हैं, एक स्टेबल एलिमेंट बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलता हूं फ्यूजन। क्या बोलता हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है क्या। तो जो Yes, लेफ्ट sir. वाले साइड एलिमेंट है, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट, अगर उनको स्टेबल होना है इन वालों को, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वाले जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए तो एक रिएक्शन होती है उनकी, कौन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। क्लियर है क्या सबको। यस सर। अब अगर हैवियर एलिमेंट है, अब इसको दूसरे तरीके से पकड़ो,
दूसरे तरीके से कैसे? अब गठबंधन वाला एग्जांपल तो यहाँ वैलिड नहीं होगा ना, है ना? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पकड़ो। पार्टी तोड़नी पड़ेगी। हाँ हाँ, दो पार्टी में एक जीत रहा है तो वो बोलेगा कि मैं अकेला ही बन जाता हूँ, दूसरे को लात मार हाँ, देगा। ऐसे भी कर सकते हो। या इसका और सीधा एग्जांपल क्या पकड़ोगे सर? वो बीच वाला बंदा बहुत फिट है, बहुत क्या है, फिट है ना? तो जो सीधी बहुत, बात की नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दो। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दो सरकार के खिलाफ। आओ आओ, राज ही हटा देते हैं ना। आओ इधर, मेरी बात सुनो। यहाँ तक, अब वहां पर क्या है, एनर्जी क्या है, जो बहुत कम है, जिनका मास बहुत ज्यादा है, मास नंबर सॉरी, वो भी क्या है, अनस्टेबल है। अब मिड वाले रीजन में उनको आना है। मिड वाले रीजन में है हेल्दी 6 पैक वाले बंदे, है ना? 6 पैक है जिनके। इस भाई साहब के बहुत क्या है सर, हैवी। इनके फैमिली पैक है। इनके क्या है सर? फैमिली पैक है। इनके क्या है सर? 6 पैक है। तो अब क्या चाहते हैं? अगर उनको 6 पैक बनानी है तो इनको कैलोरी लॉस करनी पड़ेगी या कैलोरी और गेन करनी पड़ेगी? एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। लॉस करने के लिए टूटना पड़ेगा इनके, है ना? इनके टमी फैट को, इनके फैट को टूटना पड़ेगा। तो टूटेंगे तब जाके कहाँ बनेंगे सर? मिड वाले रीजन में आएंगे। तो ऐसा ही सर इसमें होगा, जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा है। अब ऐसी एक्स एलिमेंट है और क्या है सर, वाई एलिमेंट। एक्स का एलिमेंट का मास मान लो क्या है, वाई तो मान ही लो, छोड़ो, इसमें तो एक्स ही मान लो सिर्फ। एक्स एलिमेंट है, इसका मास है मान लो 215। कितना है? 215 या 225 मान लो। अब इसको अगर सही होना है, ये तो कैसा है सर, पक्की बात है, अनस्टेबल है। अगर इसको स्टेबल होना है तो अगर इसको जोड़ दूंगा और, तो और क्या हो जाएगा सर? ये इसमें एक और अनस्टेबल हो जाएगा। तो नेचुरल प्रोसेस क्या है सर? इसको टूटना पड़ेगा या जुड़ना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए? तोड़ना पड़ेगा। सर ये दो एलिमेंट्स में, दो एटम्स में टूट जाए, दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। एक का मान लो मास हो गया 170, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 225 में से 170 को क्या कर दो? माइनस कर दो। समझ में आ रहा है क्या? यस क्लियर? सर। यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो, ये भी क्या है सर? स्टेबल है। और ये भी क्या है सर? ये भी 40 से 180 की रेंज में, ये भी 40 से 180 की रेंज में, चाहे ना भी आए, लेकिन उनसे तो इसका मास नंबर कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी उनसे तो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो अगर एक हैवी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसको दो में टूटना पड़ेगा, या दो से ज्यादा में भी टूट सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो राइट वाले एलिमेंट जो कम स्टेबल है, इनको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है? तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन सबको क्लियर है? अच्छा, अब कल हम इसके ऊपर बात करेंगे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये कैसे पता लगेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, अब तुम खुद ही बता दोगे मुझे। ये रिएक्शन है, एक्स है, वाई है और जेड। अभी के लिए ये मत करना कि एक्चुअल में तो ये होगी चाहे नहीं होगी, अभी तुमको सिर्फ जनरल केस बताना है। एक्सेप्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो सब छोड़ दो, सिर्फ पॉसिबिलिटी बताना इस केस में। इसकी एनर्जी है, अभी के लिए तुमने क्या मान के चल रहे हो कि मास नंबर बढ़ रहा है, अगर बहुत ज्यादा है तब भी ठीक है। किसको मान के चल रहे हैं हम? आइडियल 40 से 180 के बीच में जो है, 30 से 180 के बीच में, वो क्या है? सही, स्टेबल है सर, सही। 35 से 180 मान, ठीक है। अब एक एलिमेंट है 58 का, ठीक है, मान लो ये एक्स एलिमेंट है 58 का, ये टूट रहा है सर वाई में और जेड में। वाई की वैल्यू है 25 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, 33। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? तो 58 वाला तो अपने आप ही स्टेबल है, तो क्यों रिएक्शन करेगा वो? हाँ, 58 वाला सर ज्यादा स्टेबल है सर 25 और 33 से। इनका तो मास नंबर, इनकी तो स्टेबिलिटी पहले से ही क्या है सर बेचारों की? कम है ना। इसकी स्टेबिलिटी क्या है सर? बहुत ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी वाला कार बंगले में घूमने वाला क्यों झोपड़ी में जाएगा सर? राइट। तो ये तो पहले से स्टेबिलिटी है इसके पास, तो वो क्यों टूटना चाहेगा? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं है। इसके अपोजिट अगर y और z x में बदलना चाहे तो क्या वो पॉसिबल थी? बिल्कुल सर। क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी, ऐसे बोल दूं अगर मैं y और z किस में बदलना चाहते हैं? x में, तो क्या ये पॉसिबल है? y 25 है, z 33 है और ये 58 है, क्या पॉसिबल है सर?
हाँ सर है सर। क्यों? क्योंकि सर एक्स इन दोनों की कंबाइन होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है सर? बढ़ रही है सर। ये खुद तो क्या है सर? लेस स्टेबल। ये भी क्या है सर? लेस स्टेबल। लेकिन जब ये एक्स में बनेंगे तो ये क्या होंगे सर? मोर स्टेबल। क्लियर है ना सबको? क्योंकि लाइटर एलिमेंट क्या होते हैं? लेस स्टेबल है, और हायर एलिमेंट क्या है? मोर स्टेबल। लेकिन बहुत ज्यादा हायर एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं? लेस स्टेबल। समझ में आ रही है ना? बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें पता लगता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम ये तो सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दिए, कल हम जेई लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखो उसमें से कुछ एग्जांपल ये भी करेंगे कल, दिख रहे हैं? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तो मैं जान करके ये 4-5 क्वेश्चन तुम्हें पेस्ट करके दिया है, क्योंकि तुम एक बार इसको देखना, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना हम कल तो करेंगे इन क्वेश्चन को, इनके अलावा भी करेंगे। जो आसान होंगे उनको हम होमवर्क में भी दे देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अभी आगे और चीज भी तो करवानी है, रुको सबर करो, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास भी है तुम्हारी आज। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ये बात बताओ, यहाँ तक तो हो जाएगा सर। तो मोर स्टेबल लेस स्टेबल की बात मेरे को समझ में आती है सर, बिल्कुल। अब जरूरी थोड़ी है कि 40 से 180। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या हाइड्रोजन हीलियम में बदलना चाहेगा या नहीं बदलना चाहेगा? चाहेगा। यस सर। देख लो बाइंडिंग एनर्जी कर्व और मुझे बताओ, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना चाहेगा या नहीं? बिल्कुल चाहेगा। चाहेगा। हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, हीलियम की उससे ज्यादा है सर, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलना चाहेगा। अब एक बंदा है, वो बहुत गरीब है सर, बहुत गरीब, झोपड़ी में रह रहा है ना? और तुम उसके पास जाओ कि भाई मैं तेरे को काम दूंगा, तेरे को 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपए महीना, ठीक है? वो ऐसा बैठा रहेगा, नहीं भाई नहीं, जब तक मेरे पास मेरी नेटवर्थ अंबानी जितनी नहीं हो जाती आपा नहीं जाएंगे। क्या ऐसे बोलेगा क्या वो? या वो 1 लाख वाला ऑफर ले लेगा? चलेगा सर। लेगा ना, obvious सी बात है। फटाफट ले लेगा। तुम हाइड्रोजन को ये थोड़ी कहोगे तू 40 से 180 की रेंज में आएगा तभी। तो हाइड्रोजन क्या कहेगा, भाई हीलियम तक पहुंच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हीलियम तक पहुंच रहा हूँ तो भी मेरी स्टेबिलिटी क्या है सर? बढ़ रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ बैठा रहूंगा, जब तक मेरा पैकेज नहीं लेगा अंबानी जितना तो मैं नहीं, तो पूरी उम्र करीब रहेगा बच्चे वो, है ना? ऐसा करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रिएक्शन हो जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही तो रिएक्शन नहीं। ठीक है, हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे बच्चों, वहां पर तो एक्सेप्शन बहुत है, मुझे भी नहीं पता क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। हम बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की फॉर्म में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन की किसकी फॉर्म में बात करते हैं? सिर्फ स्टेबिलिटी की फॉर्म में। अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबल हो रहे हैं, तो चलो ठीक है, अगर नहीं तो स्टेबल नहीं हो रहे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट पीरियोडिक टेबल किससे होती है बच्चों? हाइड्रोजन। वही बिहेवियर शो कर देता है ना? तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, है ना? लेकिन मार्क्स भी बेटे वही दिलाती है सबसे ज्यादा, यस सर। है ना? क्या ही कर सकते सर तो ही अब तक उसका अस्तित्व है। हैं। कोई कोई साथ नहीं देता केमिस्ट्री का, ऐसी बात नहीं है। मार्क्स तो उस वही बढ़ाती है बच्चों सबसे ज्यादा। और तुम्हारी केमिस्ट्री वीक थी ना हैरी? कह रहे सबसे ज्यादा मतलब पसंद नहीं है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है। अभी तो कह रहे हो पसंद है, मेरे को ये दिखा। अच्छा पसंद ही नहीं, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे कर्व क्या होती है, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कैसे स्टेबिलिटी घट रही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों है, मतलब सॉरी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट क्यों है वो तुम्हें पता लगा, क्योंकि ज्यादा सारा इफेक्ट किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट नेबर का। किसका इफेक्ट होता है? नियरेस्ट नेबर का, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? न्यूक्लियर फोर्स कैसा है सर? शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना? स्टेबिलिटी इसलिए ब्रो क्योंकि अभी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों, उसमें भी आना है तुमने, यस ठीक है? सर। आ जाएंगे हम। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जेई में। अभी तुम्हारा पैरेलल चल रहा है बच्चों, कल को लीव पर हो जाऊं मैं, कोई और टीचर आ जाए तो उस बेचारे को प्रॉब्लम तो ना हो ना, है ना? वो सेकंड में कुछ और कराए, फर्स्ट में कुछ और कराए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो स्टेबिलिटी रखो यहाँ पर भी, जितना B1 में हुआ उतना B2। टाइम भी हो चुका है वैसे, 7:16 हो चुकी है, राइट? वाओ 8:16 8:16 हो गए। चलो
तुम ही कह रहे हो ना 8-16 बहुत, देखो मैं तो घंटा कम कह रहा था, तुमने घंटा ज्यादा बढ़ा दिया तो टाइम और ज्यादा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते सर हैं। तो क्लास स्टार्ट हुए 1 मिनट थोड़ी ना हुआ। हाँ सर क्लास अभी स्टार्ट 59 मिनट्स है। हाँ एक बात समझ, चलो फिर आइए, ये तो भूल ही गए हम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो BE/A, इसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। वो कितनी है 8.7, और वो किसके लिए है, आयरन के लिए, ये याद रखना है तुम। और सबसे कम है हाइड्रोजन के आइसोटोप, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरोन, ड्यूटेरोन भी बोलते हैं, ड्यूटेरोन भी बोलते हैं, उसकी कितनी है सिर्फ 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जैसे हाई किस रेंज में है, 28 से 138 के बीच, समझ में आ रहा है, हाई बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। लगभग लगभग कौन सी रेंज है सर, कौन सी रेंज में है सर, ये लगभग लगभग 8.7, जो कि किसकी थी, सर आयरन की। तो इसके आसपास वालों की रेंज इतनी है, तो इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी, तो इनका स्टेबिलिटी भी क्या रहेगा सर, ज्यादा रहेगा। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाती। कितनी रहती है सर, बहुत बहुत कम रहेगी। उसके बाद जो बहुत ज्यादा मास बढ़ा दूं, जब बहुत ज्यादा मास नंबर बढ़ा दूं, तब पक्का कम हो जाएगी, बहुत हैवी के लिए, जैसे यूरेनियम के लिए कितनी हो जाएगी 7.6, 8.7 से 7.6। तो न्यूक्लियर यूरेनियम वाला बहुत बहुत क्या रहेगा सर, कम रहेगा, स्टेबल। तो ये पक्का अनस्टेबल है, तो ये पक्का टूट जाता है। तुम पढ़ोगे भी सही, न्यूक्लियर फिजन में सबसे फेमस रिएक्शन है यूरेनियम टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टोन में, अगर तुमने पढ़ी भी हो तो। यूरेनियम किस में टूट जाता है हमेशा, बेरियम और क्रिप्टोन। और जब कोई बड़ा एलिमेंट छोटों में टूट रहा है तो उसको क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन। यूरेनियम स्टेबिलिटी प्रोवाइड, अपने आप को करवाने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए 2 नए एलिमेंट्स में जुड़ जाएगा, बेरियम और क्रिप्टन, जो कि ज्यादा स्टेबल है किससे, यूरेनियम से। ठीक है, ऐसे ही जब स्मॉलर मास नंबर है तो बाइंडिंग एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा। अब ये भी देखा होगा ना सर, ये देखो यहाँ पर कभी ज्यादा हो रही है, कभी क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसका भी रीजन तो है, लेकिन हमें बहुत जरूरी नहीं है इसका पढ़ना। ये किस पे रेशियो पे डिपेंड करता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। जैसे यहाँ पर पढ़ो, मिनिमा आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियाई कंटेनिंग ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, सच एज लिथियम। लिथियम के प्रोटॉन कितने हैं, 3, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 3। ऐसे बोरोन के प्रोटॉन 5 हैं और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 5। तो ये सारे ओड नंबर है। और मैक्सिमा किसके हैं, जिसमें क्या हो सर, इवन नंबर, जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहती है, जो इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, जो क्या है सर, इवन नंबर, जिनका इवन नंबर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्या रहती है सर, ज्यादा रहती है। किसके कंपैरिजन में सर, मिनिमम ओड वाले की। अब इसका रीजन भी होता है सर, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, तुम आगे पढ़ोगे जब, अगर तुम हायर स्टडीज में इसको एनरोल करोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स एक पूरी फिजिक्स का नाम है बच्चे, पूरी बुक आती है इसकी, है ना। तो तुम इसमें पढ़ोगे कि न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो मेंशन होती है। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पढ़ा था ना सबसे पहले लेक्चर में। लेकिन जब तुम बहुत हैवी न्यूक्लियस की बात, R = R0A1/3 होता है रेडियस का फॉर्मूला, लेकिन मैंने बताया था हैवी न्यूक्लियस के लिए ये पॉसिबल इतना नहीं होता ये कर, क्योंकि वहां पर जाके न्यूक्लियॉन्स टू द प्रोटॉन रेशियो जो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये चीज बहुत डिपेंड करती है, सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को देख लिया या हमने ऐसे ही देख लिया, बाइंडिंग एनर्जी सीधा ए पर डिपेंड करती है, बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा है या कम है, समझ आ रहा है, वही किसका मास नंबर ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा होता सीधा मास नंबर 60 ज्यादा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा था, तो हमारे लिए बहुत आसान था, फिर तो यूरेनियम सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए था, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चे। पैकेजिंग फैक्टर, पैकेजिंग रेशियो बोलते हैं, जिसमें तुम केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, पैकेजिंग रेशियो पढ़ा है, नहीं तो हम इसमें भी पढ़ेंगे, तो वो भी इफेक्ट डालते हैं। लेकिन ये वाली चीजें जो है वो हायर लेवल पे पढ़ोगे। बट फिलहाल ये याद रखना, मैक्सिमम टू द मिनिमम जो होती है वो किस चीज की वजह से होती है, न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। जिसमें इवन होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या रहती है, ज्यादा रहती है।
जिसके ओड होंगे उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा आंसर दिए जाते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशो सही है तो संभालने में इजी होता है, वो इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसको आगे हायर लेवल तक, बट फिलहाल यहाँ पर क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, हाँ जी सर। ठीक है। Yes, sir. क्यों हुआ ऊपर नीचे समझ में आ रहा है ना, इवन Yes, और sir. ओड का खेल। चलो बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। कल के लिए क्वेश्चंस करेंगे हम सारा, थोड़ा सा आगे चल रहे हो तुम B1 से, अब B1 में ये चीजें कल बतानी है। आई थिंक अब क्लियर है, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन। हाँ जी सर। चलो फिर मिलते हैं एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग, ठीक है। Yes, sir. तो Bye, हम sir. 12th पोर्शन देखते हैं क्या सीन है उसके अंदर, इस बार जो 12th का पोर्शन आया उसके अंदर। चलो Bye. बाय बाय। आप बोलोगे बड़ा आसान था। नहीं बोलूंगा बच्चे, नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलोगे, मैंने तो पिछली बार भी नहीं बोला था। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें मीडियम लगा था तो मैंने मैंने मीडियम सबसे लास्ट में किया था, मेरे को लगा बड़ा ही आसान है, पर फिजिक्स के नंबर